किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में उसके केंद्रीय बैंक की अहम भूमिका होती है। भारत में देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। पिछले 9 दशकों में उसने ये भूमिका बखूबी निभाई है। इस मौके पर मुंबई में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। आरबीआई के सफर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई की भूमिका देश के बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद अहम और बड़ी रही है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। और इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे, उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में आरबीआई ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। उन्होंने आरबीआई को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहने की भी सलाह दी। आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। आपका कार्य जितना जटिल है उसमें यह स्वाभाविक भी है, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे देश के सामान्य मानव का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि आरबीआई विभिन्न सेक्टर्स की भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अभी से तैयारी करे, बैंकों को प्रोत्साहित करे, प्रोएक्टिव कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने आरबीआई को 10 साल के लक्ष्य को तय करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के मदद से डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संभावनाओं, लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। साथियों, इतनी बड़ी जनसंख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग
बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाना किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत जरूरत होती है। इससे निपटने के कौन से मॉनेटरी टूल्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बनकर ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक 90 साल का हो चला है। इस मौके पर मुंबई में आयोजित आरबीआई के स्मृति समारोह में केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले 9 दशकों में आरबीआई की शानदार यात्रा पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि 9 दशकों में रिजर्व बैंक की यात्रा कुशल कार्यप्रणाली और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने वाली रही है। शक्तिकांत दास ने समकालीन चुनौतियों के प्रति आरबीआई की प्रतिक्रिया को आकार देने में संरचनात्मक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। We are a full-service central bank with our functions spanning multiple dimensions. It has been our endeavor to promote the financial sector, promote a financial sector that is robust, resilient, and future-ready. The path-breaking structural reforms such as the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the adoption of flexible inflation targeting in the recent years have helped us to deal with the challenges in the banking system and the task of maintaining price stability more effectively. Given the rapid changes taking place in today's world, especially in the areas of technology, innovation, business practices, and growing complexities in the financial sector, the Reserve Bank is constantly evaluating the emerging trends and taking necessary policy measures to remain in sync with the changing times. शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने और एक मजबूत रिकवरी की सुविधा के लिए देश द्वारा अपनाई गई कैलिब्रेटेड और समन्वित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को श्रेय दिया। Our effort is to anticipate situations and take proactive measures. The global turmoil arising from the COVID-19 pandemic and the ongoing geopolitical hostilities have tested the resilience of every economy in the world, including India. The well-calibrated and coordinated monetary and fiscal policies adopted in our country went a long way in shielding our economy from these shocks and helped us to emerge even stronger than before. देश में जीडीपी ग्रोथ में तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई दर में कमी आई है। It's a matter of satisfaction that today our GDP growth is robust, inflation is moderating, the financial sector is stable, the external sector remains resilient, and the forex reserves are at an all-time high. Over the years, the Reserve Bank has emerged as a symbol of stability, resilience, and commitment to the welfare of our citizens. आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई के भविष्य और आगे की रणनीति की भी जानकारी दी। As we move towards RBI at 100, the Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress. गवर्नर शक्तिकांत दास ने मजबूत जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति में नरमी
स्थिर वित्तीय क्षेत्र, लचीले बाहरी क्षेत्र और रिकॉर्ड उच्च विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रकाश डालते हुए एक आशावादी नोट पर अपना संबोधन समाप्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक 90 साल का हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में ये भारतीय रुपये के नियंत्रण, जारी करने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है। इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। उससे पहले भारत के केंद्रीय बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। स्थापना के साथ ही इस बैंक पर 3 जिम्मेदारियां डाल दी गई, जिनमें बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखने और देश की ऋण एवं मुद्रा प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करना था। शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, जो कि 1937 में मुंबई शिफ्ट हो गया था। भारत के विभाजन के बाद आरबीआई ने आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 से पूरी तरह भारत के लिए काम करना शुरू किया। फिर इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तौर पर अधिसूचित कर दिया गया। पावर में आते ही रिजर्व बैंक ने कई प्रमुख संस्थानों की स्थापना की। आरबीआई की समग्र दिशा 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल पर निर्भर करती है, जिसमें शामिल है गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधि, 10 सरकार नामांकित निदेशक और 4 निदेशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं जो क्षेत्रीय हितों और सहकारी और स्वदेशी बैंकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक दिलचस्प विशेषता ये थी कि अपनी स्थापना के समय ही बैंक को विकास, विशेषकर कृषि के संदर्भ में एक विशेष भूमिका निभाते हुए देखा गया था। जब भारत ने अपने योजना प्रयास शुरू किए तो बैंक की विकास भूमिका फोकस में आई, खासकर 60 के दशक में, जब रिजर्व बैंक ने कई मायनों में विकास को प्रेरित करने के लिए वित्त का उपयोग करने की अवधारणा और अभ्यास की शुरुआत की। बैंक ने संस्थागत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस जैसी कई संस्थाओं की स्थापना में मदद की। देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हाउस ऑफ इंडिया आदि की रूपरेखा भी तैयार की। उदारीकरण के साथ बैंक का ध्यान मौद्रिक नीति, बैंक पर्यवेक्षण और विनियमन और भुगतान प्रणाली की देखरेख और वित्तीय बाजारों को विकसित करने जैसे मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्यों पर वापस स्थानांतरित हो गया है।